हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 8 अगस्त की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करता है एमपी प्रिविलेजेस के बारे में। देखिए, भारत के जितने सांसद होते हैं, क्योंकि वो संसद का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यानी एक नॉर्मल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, इन्हें कुछ एक्सेप्शनल राइट्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिविलेजेस। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया जाता है। क्यों? ताकि वो अपना कार्य बिना किसी दबाव बिना किसी डर के कर पाए। भारत में एमपीज को जो प्रिविलेज मिला हुआ है वो किसके तहत मिलता है, पहले ये बताइए। तो वो आर्टिकल 105 के तहत दिया जाता है। और दो तरह के ऐसे प्रिविलेज दिए जाते हैं, दो कैटेगरीज हैं इसकी। एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज, यानी एज अ ग्रुप सभी पार्लियामेंटेरियन को, और एक एज एन इंडिविजुअल। कलेक्टिव का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे वो चाहें तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से किसी को भी बाहर भेज सकते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। वो खुद डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट कैसे रन करेगा, ये उनका प्रिविलेज है। कोई बता नहीं सकता उनको, कोई कह नहीं सकता कि आप ऐसे पार्लियामेंट रन करो। पार्लियामेंटेरियंस हैव द प्रिविलेज टू हैव देयर ओन वे ऑफ कंडक्टिंग देयर बिजनेस। बट एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत स्तर पे उनके पास अधिकार होता है कि वो बिल्कुल, उनके पास कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सेशन के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक वो सिविल केस में अरेस्ट नहीं हो सकते। उन्हें ये जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसी पर ये चर्चा हुई रिसेंटली, जहां राज्यसभा के चेयरमैन ने क्लियर किया कि ये जो प्रिविलेज है ये क्रिमिनल केस में कहीं उनको इम्यूनिटी नहीं देता। क्रिमिनल केस अगर कर दिया गया, अरेस्ट का वारंट आ चुका है, तो उनको अरेस्ट कर सकती है पुलिस। वो वहां पर नहीं कह सकते कि हम इम्यून हैं अब इस चीज़ से, क्योंकि आर्टिकल 105 के अंदर जो इनको दिया हुआ है अभी तक प्रिविलेज, वो सिविल केसेस में है, ना कि क्रिमिनल केसेस में। अगर मैं पूछूं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत होती है, तो चार्टर एक्ट जो इंडिया का था 1833 का, ब्रिटिश इंडिया का चार्टर एक्ट, वहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि इंडिया में बात की गई थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। उसके बाद जो प्रिविलेजेस हैं ये आज़ादी के बाद कंटिन्यू किए गए। क्यों क्यों दिए जाते हैं भाई? क्योंकि उनको फ्रीडम मिल पाए काम करने की, अपनी कोई लाइबिलिटी ना हो उनके प्रति जब वो कार्य कर रहे हों। तो अभी जो रिसेंट ये जजमेंट आया, ये कहा गया है कि प्रिविलेज में से जो एक प्रिविलेज था कि 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक कोई सिविल केस की उनके ऊपर कमेंसमेंट नहीं हो सकता, जब वो मीटिंग में हो या सेशन के अंदर हो। और क्रिमिनल मैटर्स में हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी चेयरमैन ने भी क्लियर किया कि क्रिमिनल मैटर्स में एक आम इंडिविजुअल जो है, आम नागरिक, उसके बराबर ही अधिकार है एक एमपीज के पास। तो यदि उनके खिलाफ वारंट आया तो उन्हें समन को मानना पड़ेगा, अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ आ सकता है। ये हो गई एमपी प्रिविलेज की बात। कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा आर्टिकल कवर करता है ये, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आई होप याद होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो इस केसेस में आई हैं। एक, इससे पहले के आनंदन नाम्बियार केस हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई स्पेशल स्टेटस उन्हें प्राप्त नहीं है कि भाई वो अरेस्ट नहीं होंगे, डिटेन नहीं होंगे जब सेशन चल रहा हो। कि उनके पास, कोर्ट ने ऐसा कहा था कि ऐसा कोई विशेष पोजीशन नहीं है। ट्रू, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। एक और केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत, जहां कहा गया कि प्रिविलेज इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रिविलेज इम्यूनिटी का इस्तेमाल वो करे जजमेंट से भागने के लिए या अपनी कोई क्राइम करके भागने के लिए। ये जो प्रिविलेज इम्यूनिटी दिए गए हैं, ये किस लिए दिए गए हैं? ये उनके फ्री एंड फेयर कंडक्ट के लिए दिए गए हैं, ताकि बिना किसी व्यवधान के वो कार्य कर पाए। क्रिमिनल लॉ से बचने के लिए ये इम्यूनिटीज़ उनको नहीं दी गई हैं। ऑलरेडी के आनंदन केस में और के अजीत केस में ऐसा बोला जा चुका है। अब राज्यसभा के चेयरमैन ने भी ऐसा बोल दिया, तो ये और ज़रा स्ट्रांगली सामने आता है। तो इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए इस केस में। देखिए, आप लोग, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं, मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी वो जो स्पीड है उसको मेंटेन कर पाएंगे, कैसे वो अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे बार बार। तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, विच इज़ मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2023। इसके अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा सबसे पहले, ताकि आपको पता लग जाए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। उस शेड्यूल को आप एक हफ्ते, मंडे से लेकर फ्राइडे तक उसको पढ़ेंगे, जो भी होगा उसको रिवीजन करेंगे, और सैटरडे को आपका प्रीलिम्स का टेस्ट होगा। ऑब्वियसली वो चेक होगा, आपको पता लगेगा क्या परफॉर्मेंस है। जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसी के अंदर आपको कुछ मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे, जो संडे को आप देंगे। ये टेस्ट आपका इवेलुएट होगा, चेक किया जाएगा, आपको इसके हिसाब से पता लगेगा क्या कमियां हैं, क्या आपको और करना है। ये इवेलुएशन एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, यानी आप इस हफ्ते आपने टेस्ट लिखा, अगले हफ्ते टेस्ट देने से पहले आपके पिछले हफ्ते का टेस्ट, आपका मेंस वाला भी चेक हो गया, आ गया, प्रीलिम्स के मार्क्स आपको पता लग गए कहाँ कमियां हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप हर हफ्ते या फिर जब अपना टेस्ट इवेलुएट हो गया उसके बाद आप चाहें तो मेंटोर से भी जाके मिल सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ये कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। इसमें आपके प्रीलिम्स मेंस सब कुछ कवर कराया जाएगा। ये पूरी तरह से कोशिश है हमारी आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करने की, एक सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ हर हफ्ते आप पढ़ रहे हैं, आपको पता लग रहा है क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आप अपने किसी मेंटोर से जाके मिल सकें, उनसे फीडबैक ले सकें।
अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो dpp.onlyis या जो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स मिल रहे हैं आप उस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सारे सेक्शनल टेस्ट, सीसेट वगैरह सब कवर कराया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है फॉर योर प्रैक्टिस, सेल्फ प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसके तहत आप अपने मार्क्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2023। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है एक फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। किस मंत्रालय के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। देखिए ऑलरेडी एक आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है फॉर एलोपैथी, जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं उसके लिए। ये एक नया रिसेंट ऑटोनमस बॉडी बनाया गया है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। ताकि देखिए जो आईपीसी होता है यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये असल में ये देखता है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड कैसे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह उनको मेंटेन करना है। तो अब ये जब आयुष के लिए बनाया गया तो ये काम करेगा कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ड्रग में क्या स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनकी टेस्टिंग लेबोरेटरी या क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, इसको सिस्टमाइज करने के लिए, इसको ढंग से काम करने के लिए कोशिश है ये। तो इसके अंदर जो कोशिश ये है कि अब बेहतर तरीके से कोहेसिव डेवलपमेंट हो पाए आयुष ड्रग्स का। उनके अंदर जो उनके फार्मूलाज होते हैं जिस पे उसको पब्लिकली प्रोवाइड किया जाए, उनके ऊपर काम किया जाए ताकि होलिस्टिकली वो डेवलप हो पाए। अभी तक अलग अलग स्टैंडर्ड, होम्योपैथी का अलग चल रहा है, आयुर्वेदा का अलग चल रहा है, तो इन सबको साथ लाने की कोशिश है ये। तो ये सब होता है आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंतर्गत। ये एक स्टैच्यूटरी बोर्ड है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे उनको जो ड्रग्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ टेस्टिंग करनी है, कितने टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, कितनी मात्रा में, कितना स्टेबिलिटी कितना प्रोडक्ट के अंदर होता है। जैसे दवाई बनी तो क्या कितना लगेगा, क्या कितने समय के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहाँ पे उसको स्टोर करना है, जितनी भी स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें होती हैं वो सब रिकमेंड कोई तो बॉडी करती है ना। तो होम्योपैथी की तो ये जो हमारी इंग्लिश दवाई हैं उनकी तो अलग एक स्टैंडर्ड बॉडी है। ये स्पेसिफिकली आयुष के लिए है, यानी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है जो दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश करिए इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की, विच इज़ योर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बात करते हैं आज़ादी सेट के बारे में। इसरो ने रिसेंटली एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, जिसके अंदर दो प्राइमरी व्हीकल्स लिए गए थे, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और एक सैटेलाइट आज़ादी सेट। दोनों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन फेल हो गया, वो उसको वहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन ये सैटेलाइट थे क्या, पहले ये तो जान लें। देखिए आज़ादी सैटेलाइट पहले इसके साथ जो भेजी गई थी, ये लगभग एक जो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स के नेटवर्क है उनमें 750 लड़कियों ने मिलकर एक खुद से बना के तैयार किया था 8 kg की मिसाइल, जिसमें सेल्फी कैमरा लगे हुए थे, जो एक ट्रांसपॉन्डर के साथ आपको बताएगा कि भाई कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, और एक नेशनल एंथम बजता अंतरिक्ष में, जो रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, ऑब्वियसली हमें पता है ये चीज़ें, ताकि एक ट्रिब्यूट हो इंडिया को इस 75वीं सालगिरह के ऊपर। तो ये कोशिश थी ये दिखाने के लिए कि भाई भारत की लड़कियां भी जो हैं वो स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे आ सकती हैं और उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उससे उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-2 भेजी गई थी, ताकि जो जियो एनवायरमेंट स्टडीज़ होती हैं, जो सॉइल कोस्टल स्टडीज़ हैं, उसके बारे में डेटा मिलने में काम आता है। लेकिन ये मिशन फेल हो गया। अब इसरो दोबारा काम कर रही है, क्या दिक्कतें आई थी इसके ऊपर काम कर रही है, मगर मुद्दा हमारे लिए है कि कौन सी दो सैटेलाइट्स थी, EOS-2 और दूसरी आज़ादी सेट। तो आज़ादी सेट क्या थी, EOS-2 क्या थी, दोनों का फ़र्क आपको पता लग गया। आज़ादी सेट इंडिया के गाँव के स्कूलों की लड़कियों के ग्रुप से द्वारा बनाया गया एक, उनको और ज़्यादा जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया मिशन था, जो साथ में भेजा गया था इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। अब बात आती है इसकी कि क्या था भाई वो SSLV, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए अभी रिसेंटली, पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े सैटेलाइट भेजे जाते थे, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ काम है सिक्योरिटी का, रिमोट सेंसिंग का, इसके लिए बड़े सैटेलाइट्स जाते थे। अब क्योंकि AI, 5G, इंटरनेट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अब छोटे छोटे लेवल पर भी लोगों को सैटेलाइट्स भेजने होते हैं, छोटे सैटेलाइट, बहुत छोटे, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। किसी यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट हो गई एजुकेशन के लिए, किसी रेस्टोरेंट की सैटेलाइट हो गई, किसी टेलीकॉम कंपनी की सैटेलाइट हो गई, किसी टीवी कंपनी की सैटेलाइट हो गई। प्राइवेट कंपनीज खुद अपनी सैटेलाइट्स अब अंतरिक्ष में भेजती हैं, तो उनकी सैटेलाइट का आकार बहुत छोटा होता है और वो उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लेट से पैसे देती है। तो अब वहाँ पर भारी कॉम्पिटिशन है कॉमर्शियल बॉडीज़ का। पहले सिर्फ सरकारें, गवर्नमेंट बॉडीज जैसे इसरो, नासा, आपकी रशिया की, और ये ESA
और जाक्सा, ऐसी कंपनीज जो इंटरनेशनल नेशनल बॉडीज़ थी, स्पेस एजेंसीज, वो सैटेलाइट भेजती थी। अब क्योंकि कॉमर्शियल काम स्टार्ट हो गया है तो प्राइवेट कंपनियां भी अपने अपने सैटेलाइट्स भेजना चाहती हैं। तो उनकी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी, स्मॉल सैटेलाइट्स भेजने के लिए प्राइवेट कंपनीज ढेर सारी खड़ी हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, बोइंग, ये सब अब सैटेलाइट भेज रही है। तो उनके साथ एक $multi-billion का मार्केट है जो खड़ा हुआ है, जिसमें इसरो चाहता है कि उनकी भी जो विंग है, कॉमर्शियल विंग एंट्रिक्स, उसको भी फ़ायदा मिले। तो उसके तहत इन्होंने ये अपना एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था जो कि कम वेट का है। और ऐसी कॉस्ट को, इससे क्या होगा, छोटी सैटेलाइट है, कॉस्ट कम होगी, तुरंत जब डिमांड है तब लॉन्च कर दो, सस्ते में लॉन्च होगा, ईजी, और मल्टीपल सैटेलाइट एक बार में लेके जाएगा। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और काफ़ी कन्वीनियंट होगा, टाइम पर जा सकेगा, कहीं से भी आप इसको ईजिली, इसरो को अगर ऑर्डर मिला तो जल्दी से वो अपने सैटेलाइट्स को, एक अपने लॉन्च व्हीकल को प्रिपेयर करके उसको भेज सकते हैं। वरना साल में 1 या 2 या 10 ऐसी लॉन्च व्हीकल बनते थे आज़ादी सेट, जैसे हमने देखते हैं कि ये बड़े वाले सैटेलाइट्स जो बनते थे, PSLV या फिर GSLV। अब उसको, उससे इतर जो कमर्शियल सेगमेंट है, मैं उसमें घुसने के लिए उन्होंने स्मॉल सैटेलाइट्स बनानी स्टार्ट करी हैं, विच इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLVs, जो अब शुरू होने वाली है। इसमें कुछ दिक्कत आ गई पर ज़रूर इसरो इसके ऊपर दोबारा काम करके अगली सैटेलाइट जल्द लॉन्च करेगी। अगला आर्टिकल बात करता है चाइना के बारे में। कि चाइना ने रिसेंटली कहा था कि अगर जो अमेरिकी लीडर हैं नैन्सी पेलोसी, अगर वो ताइवान जाते हैं तो वो अटैक कर देंगे उनके फ्लाइट के ऊपर। ऐसा तो हुआ नहीं, वो गई और वापस आ गई। तो इसी बीच में चाइना ने बोला कि वो एक लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उन्हें 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स ताइवान के कोस्ट पे। तो असल में ये होता क्या है? तो लाइव फायर एक्सरसाइज मतलब होता है, जैसे नाम से क्लियर है, कि वो अपनी मिलिट्री की जो मशीनें हैं, जो जवान हैं, जो उनके वेपन्स हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि कहीं असल में जंग लड़नी पड़ जाए तो वो रियल टाइम ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरह काम की जाती है। तो अभी जो उनके सोल्जर्स हैं उनको कॉम्बैट सिचुएशन की तरह तैयार किया गया, उनके हथियार सारे लोड हो चुके एक तरह से। तो ये दिखा रहा है कि शायद चाइना एक्शन ले ले ताइवान के खिलाफ, शायद ताइवान पर अटैक कर दे। तो ये मुद्दा है, ये लाइव फायर एक्सरसाइज हुई है चाइना में, जिसको लेकर काफ़ी विवाद है कि क्या ताइवान पर अटैक करेंगे वो। US ने कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो ये से प्रोटेक्ट करने आएगा ताइवान को। तो इस एक्सरसाइज के अंदर लाइव फायर एक्सरसाइज क्या होती है? पहली बात तो वो अपनी मिलिट्री और अपने वेपन्स और अपनी पूरी फौज को एक एक तरह से अटेंटिव स्टेट में लाने को, सावधान कर देने की मुद्रा को कहते हैं हम लाइव फायर एक्सरसाइज। मुद्दा ये कि चाइना कह क्यों रहा है भाई, क्यों वो ऐसा आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है? देखिए, ताइवान जो एक राज्य है, ताइवान जो एक देश है, असल में उसको चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा, पहले KMT हुआ करती थी, कॉमिंगतोंग। ये लोग एक साइड थे, कम्युनिस्ट पार्टी एक तरफ थी। कॉमिंगतोंग खिसक के बिल्कुल एक आइलैंड पे आ गया था, ताइवान के आइलैंड पे, और उन्होंने कहा था कि हम ही असली चाइना, और कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया हमारे चाइना के ऊपर। तो एक आइलैंड था छोटा सा, उस आइलैंड पर इनको यूरोप का सपोर्ट प्राप्त था, अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त था, यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए और पूरे चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर लिया जंग करके। उसमें उनको सपोर्ट रशिया कर रही थी उस टाइम में। तो वहाँ से चाइना कहती थी कि भाई ये जो छोटा सा आइलैंड है ये हमारा ही पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है, ये इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और ये लोग कहते थे कि नहीं, चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कर रखा है, असली चाइना के मालिक हम हैं, हम चाइनीज़ हैं, असली हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम चाइनीज़ हैं। तो इनको US और वेस्टर्न एलाइज का सपोर्ट प्राप्त था और ये कम्युनिस्ट पार्टियाँ था। समय के साथ साथ 1950-60s में धीरे धीरे चाइना, ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना जो था वो असली चाइना की तरह पहचाने जाने लगा, और धीरे धीरे चाइना ने बोलना शुरू किया कोई भी देश ताइवान के साथ संबंध नहीं रखेगा। इन्होंने एक पॉलिसी लागू की जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। इसके अंतर्गत इनका कहना है कि एक ही चाइना है, आप उस एक चाइना को पहचानिए तभी हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, आप किसी और चाइना को मत मानिए। मतलब ये जो चाइना को क्लेम करता है ताइवान, ताइवान कोई कंट्री नहीं है, ये हमारा ही एक पार्ट है जो बाद में हम मिला लेंगे। एक चाइना बनेगा तो इसको भी हम अपने में मिला लेंगे। तो ये मुद्दा है, इसलिए वो हमेशा कहता है कि भाई ताइवान के साथ कोई संबंध ना बनाए। इंडिया के भी सीधे सीधे ताइवान के साथ अभी ऐसे संबंध नहीं है डायरेक्टली ओपन एम्बेसी लेवल पर। तो कई देशों को चाइना ऐसा दबा के रखता है कि भाई ताइवान के साथ संबंध नहीं रखने आपको। दुनिया में बहुत कम देशों के ऐसे संबंध हैं। तो इसलिए जो अब अमेरिकी लीडर अगर वहाँ जाते हैं तो सीधा ऐसा संदेश जाता है कि वो ताइवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हालांकि वो करते हैं इनडायरेक्टली, पर वो कहते हैं कि पब्लिकली आप नहीं करें, ये हमारे सोवरेनिटी के खिलाफ है। तो इसलिए अचानक वो इतने एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें देखना पड़ेगा भविष्य में कैसे बनता है, क्या खुल के सामने आता है ताइवान के केस में, जो हम आगे जानेंगे। इसके बाद जो एक आर्टिकल न्यूज़ में था वो है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रेसी मतलब कुष्ठ जिसे हम कहते हैं, ये उसकी बात होती है। भारत में एक समय में कुष्ठ एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी, कई लोगों की जान इसमें जाती थी। अब हालांकि गवर्नमेंट ने और इंडिया को लेप्रेसी फ्री बनाने के नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP लॉन्च किया है।
तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। किस तरह की स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अंतर्गत है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। क्या करेगी ये कि अगली स्टेज में ही, शुरुआती स्टेज में ही आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि आप ढंग से कॉस्ट इफेक्टिव और फ्री ट्रीटमेंट एक तरह से दे पाएँ, ताकि डिसेबिलिटी ना फैले। तो इसके लिए ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव हैं, जिनमें निकुष्ट एक इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, ताकि पता चल पाए कहाँ पर ये फैला हुआ है, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हर साल 30 जनवरी को नेशनल लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन रन होती है, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बिल्कुल इससे मुक्त हो पाएँ। कुछ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, और प्रॉपर तरीके से जो भी व्यक्ति हैं जो कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि ये चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए। ये ट्रांसमिट होती है बीमारी, यानी एक से दूसरे लेवल तक चली जाती है, तो उसको रोकने के लिए यदि कोई व्यक्ति है तो उसको दवा दे दी, ताकि ये और ना फैले। हालांकि अब इंडिया ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है, और ये बात इससे साबित होती है कि WHO का क्राइटेरिया है कि इंडिया ने भी इसको एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दिया है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मतलब एक बड़े लेवल पे एक पब्लिक समस्या नहीं है ये, कुछ लोगों को होता है, कुछ तो होता रहेगा, लेकिन एज अ मतलब से कहते हैं ना, बड़े लेवल की कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो वो इंडिया ने कर लिया था 2005 में ही। उसका क्राइटेरिया ये था कि 1 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन से कम होना चाहिए। ये इंडिया ने 2005 में ही अचीव कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, जिसको कंट्रोल करने की बात चल रही है। जो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं कि क्या इंडिया हैज़ अचीव्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन कंप्लीटली? नो, इट हैज़ नॉट। बट हैज़ इंडिया अचीव्ड एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो येस, अभी कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं किया है, लेकिन एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसको हाँ कम जरूर कर लिया। ये इंडिया के लेप्रेसी प्रोग्राम में है। किसने लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला आर्टिकल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट के बारे में है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कवरत्ती, वहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, उसने एक प्लांट बैठाया है, जिसके थ्रू वो ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ करेगी पावर जनरेट करने के लिए। इसमें होता क्या है कि देखिए, जो बड़ा समुद्र का सतह होता है ना, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो पूरी कहानी इसमें ये है कि प्लांट क्या करता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे ऊर्जा को उत्पादित करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए, जो भी ओशन का सरफेस होगा, वो ओशन का सरफेस इतना बड़ा सरफेस है, हमेशा उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली इंडिया का इलाका ट्रॉपिकल इलाका है, धूप पड़ती है, तो वो इलाका गर्म हो जाता है पानी का। और ओशन के अंदर का जो वाटर होता है वो होता है कैसा, ठंडा, कोल्ड वाटर। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना, ये काम होता है ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट का, जो हमारे काम की चीज़ है। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो NIOCT क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है, तो आपको फंसाया जा सकता है अंदर की किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, तो ये असल में इंडिया में आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर, MOES के अंदर आता है। याद रखिए, साइंस एंड टेक के अंदर नहीं आ रहा है, MOES के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, जो कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट लॉन्च किया। कहाँ, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में? तो लक्षद्वीप में। कैपेसिटी 65 मेगावाट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हाँ, इस जो एनर्जी कन्वर्जन का फॉर्म है, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पावर भी जनरेट होती है हीट इंजन के लिए। इसके अलावा और भी जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप AC में यूज़ कर सकते हो, आप उसको हाइड्रोजन इससे निकाल सकते हो, फ्यूल सेल्स के अंदर काम आता है। तो अलग अलग तरह का काम, जैसे सी वाटर डिसैलिनाइजेशन का काम होता है, वो भी इसके थ्रू किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि अगर OTEC जैसा कोई प्लांट लगाया तो इससे क्या होता है, क्या इससे पावर जनरेट होती है? आप कहेंगे हाँ होती है। क्या इसका इस्तेमाल सॉइल एग्रीकल्चर और एयर कंडीशनिंग में किया जा सकता है? तो हाँ, वहाँ भी किया जा सकता है। क्या इसका इस्तेमाल पानी को डिसैलिनाइज करने में, समुद्री पानी से नमक को कम करने में, क्षारता कम करने में किया जा सकता है? तो हाँ, वहाँ भी किया जा सकता है। तो ये सभी काम ये ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कर सकता है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये टॉपिक हमने ऐसे देखा। तो आइए अब एक बार रिवाइज करते हैं, आपको कितना याद है। MP privilege on arrest. Member of Parliament can't be arrested in a civil case 40 days before the commencement of session or committee meeting and 40 days thereafter. सही है, गलत है? Ayurved, Siddha and Unani Drug Technical Advisory Board is a non-statutory body. Small satellite launch vehicle has 4 stages using solid and liquid propulsion system alternatively. Nikusht is a malware. OTEC established in Kavaratti, capital of Lakshadweep. कितने इसमें सही है, कितने इसमें गलत है? एक चीज़ जो आप याद रखिए, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, इसमें 3 स्टेज होते हैं, 4 स्टेज नहीं होते हैं। ठीक है, ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने इन टॉपिक्स को कवर किया।
आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा डिटेल और स्केड्यूल के जो PDF है वो भी मिल जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।